हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एंड देन आई विल डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो जाती है उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन की। मान के चलिए रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन को हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 है रिएक्टेंट की, और जैसे जैसे रिएक्शन आपको पता है आगे बढ़ती है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है। ठीक है, और मान के चलिए कि कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो गई। कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी? 100 थी, और कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो गई। आपको पता है 100 का हाफ 50 होता है। तो वो जो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो जाती है उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन की, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हाफ हो गई तो उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ या टी हाफ, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है किसी भी रिएक्शन का? ये वो टाइम होता है जिस टाइम में रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी हो जाती है। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन हमारी 200 है तो कितने टाइम में हमारी कंसेंट्रेशन 100 हो जाती है, वो ही हमारा हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड देन वी विल कैलकुलेट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी। तो आपने देखा था पिछली वीडियो में हमने रेट कांस्टेंट निकाला था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देख सकते हो दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर अवर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है, जो के की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? के इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन विच इज आर नॉट माइनस कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम टी अपॉन में टी। तो ये जो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई थी, के इज अवर रेट कांस्टेंट, आर नॉट इज अवर इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर इज अवर कंसेंट्रेशन एट एनी टी टाइम। ठीक है, अब देखिए हाफ लाइफ मैंने आपको बताया था, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? एट टी इक्वल टू टी हाफ। तो जब हमारा जो टाइम होगा, जब हमारा टी कितना होगा, सो व्हेन अवर टी इक्वल टू टी हाफ, तो जब हमारा टाइम हाफ हो जाएगा उस टाइम जो हमारी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है जो आर है वो कितनी हो जाएगी? मैंने आपको बताया था इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी हो जाएगी। इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट होता है तो उसकी आधी हो जाएगी, मतलब आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगी। सो व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ देन आर इक्वल टू आर नॉट बाई 2। तो बस आपको ये जो टी की वैल्यू है टी हाफ, तो आपको टी की जगह यहाँ पे टी हाफ लिखना है, और आपको आर की जगह क्या डालना है? आर नॉट अपॉन 2 डालना है यहाँ पे। तो जब आप आर की जगह आर नॉट अपॉन 2 डालोगे, टी की जगह टी हाफ डालोगे, फिर आपको क्या करना है? जस्ट इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। सो यू कैन सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए के इक्वल टू आर नोट आपका यहाँ पे पहले से है तो आर नोट आ जाएगा, देन माइनस आर की जगह आप क्या डाल दोगे? 1/2 आर नोट डाल दोगे, क्योंकि हाफ लाइफ पे कंसेंट्रेशन आधी हो जाती है, और टी की जगह आप क्या डाल दोगे? टी हाफ डाल दोगे। फिर इस टी हाफ को आप ऊपर की तरफ ले जाओगे और के को आप नीचे ले आओगे, रीअरेंज कर दोगे इक्वेशन को। सो फाइनली व्हाट यू गेट? टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। सो दिस इज द रिजल्ट। तो यहां से आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मिल जाएगी? हाफ लाइफ मिल जाएगी। सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ कम्स आउट टू बी, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है टी हाफ है वो कितना निकल के आ गया हमारा? वो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया आर नॉट विच इज इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन में 2k। तो देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट हमें रिजल्ट मिला है। हमारा 2 कांस्टेंट होता है, k कांस्टेंट होता है, तो यहां से जो हमारा टी हाफ है, यहाँ पे जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर नॉट के, इनिशियल कंसेंट्रेशन के। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब अगर हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो फॉर अ हाफ लाइफ जो फॉर अ सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा देंगे तो यहां पे हाफ लाइफ भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी हाफ लाइफ क्या होगी? तो पिछली वीडियो में हमने रेट कांस्टेंट निकाला था,
के की वैल्यू निकाली थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो के हमारा कितना निकल के आया था, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग, ये लॉग बेस ई वाला है हमारा, हमने कन्वर्ट किया था लॉग बेस ए से लॉग बेस ई को, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट और किसी भी टी टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन है विच इज आर। तो देखिए ये जो के की वैल्यू है ये हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, जब हमारा टी कितना होगा, टी हाफ होगा, तो हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आर नॉट अपॉन 2 हाफ हो जाएगी। तो अगेन हम क्या करेंगे, टी की जगह टी हाफ डाल देंगे और आर की जगह आर नोट अपॉन 2 डाल देंगे, ठीक है। आर की जगह हम आर नोट अपॉन 2 डाल देंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग इसको डाल के वैल्यू को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद बहुत इजी है, आप कर सकते हो, जस्ट हमको रीअरेंज करना है। तो यहां से आपकी टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 अपॉन में के, और जब आप यहाँ पे log 2 की वैल्यू डालोगे, क्योंकि आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप यहाँ पे log 2 डालोगे तो log 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.301, ठीक है। log 2 कितना होता है हमारा, 0.301, और जब आप 2.303 को 0.303 से मल्टीप्लाई करोगे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक एक स्टेप को सॉल्व करके दिखा रखा है, बहुत इजी है। तो जब आप 2.303 को 0.301 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट टी हाफ। तो आपको फाइनली जो आपका टी हाफ है वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 0.693 अपॉन में के मिल जाएगा, वेयर के इज अवर रेट कांस्टेंट एंड 0.693 इज अगेन अ कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है कि जो हाफ लाइफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी यहाँ पे हाफ लाइफ है वो क्या है, यहाँ पे वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, आप इस रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हो। ये आपका जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आया है मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो टी हाफ आपका निकल के आया है, टी हाफ आया है 0.693 अपॉन में के। अब देखिए के हमारा कांस्टेंट होता है, 0.693 अगेन ये हमारा एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो टी हाफ है, सो अवर टी हाफ इज कांस्टेंट, तो ये हमारी कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज कर लो, ठीक है, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज कर लो, आपकी हाफ लाइफ वहां पे इंक्रीज नहीं होगी, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पे अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर देते हो तो हाफ लाइफ भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से न्यूमेरिकल्स कई बार सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है पेपर में, तो आपको हाफ लाइफ क्लियर होना चाहिए और रेट कांस्टेंट जो के होता है उसकी वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। दो चार क्वेश्चंस जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए वहां से आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वहां पे उनको आप कर सकते हो, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। तो हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका जो रेट कांस्टेंट है, जो के की वैल्यू है, दैट इज 5.5 इंटू 10 की पावर -14। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 5.5 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। हमें हाफ लाइफ निकालनी है। तो देखिए रिएक्शन कौन सी है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी जो हाफ लाइफ होती है, अभी अभी हमने पीछे रिजल्ट निकाला है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है, जो टी हाफ होती है, वो कितनी होती है 0.693 अपॉन में के। तो के आपको गिवन है, तो के की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे, आप डिवाइड कर दोगे एंड जस्ट बाय सिंपली डिवाइडिंग आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.26 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड। सो दिस इज द हाफ लाइफ। आई थिंक आपको हाफ लाइफ का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद देखिए अब हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो हमारी जो रिएक्शन है वो है तो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन अब हमारी जो रिएक्शन है वहां पे गैस फेज है। गैस फेज का मतलब क्या होता है, देखिए अभी तक हम जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे थे उन रिएक्शंस में हमारे जो रिएक्टेंट थे वो हमारे लिक्विड स्टेट में थे। अभी तक हम जो भी एग्जांपल कंसीडर करके चल रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, उसमें जो हमारे रिएक्टेंट थे वो लिक्विड स्टेट में थे। और अगर हमारे रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वहां पे हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने मोल्स पर लीटर है।
लेकिन अगर हमारे रिएक्टेंट गैसियस फेज में होते हैं, अगर हमारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं या गैसियस फेज में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, तो अगर हमारे रिएक्टेंट गैसियस फेज में होते हैं तो वहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमारी जो रिएक्शन है वो गैसियस रिएक्शन है, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फेज में है, तो देखिए गैसेस का जो होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है, गैसेस की कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम बात नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बैठा लो, जब भी हम गैस के बारे में बात करते हैं, किसी भी गैस के बारे में, तो जो गैसेस होती हैं, गैस का क्या होता है, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, जो किसी भी गैस का प्रेशर होता है उसी को गैस का पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। जैसे अगर एक कंटेनर में मेरे पास 4-5 गैसेस प्रेजेंट हैं, तो हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसी को उसका पार्शियल प्रेशर हम बोलते हैं। ठीक है, तो गैस का हम क्या लेके चलते हैं, गैस का हम पार्शियल प्रेशर लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई भी लिक्विड फेज में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है, तो जब लिक्विड स्टेट में होता है तो वहां पे हम उसकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करते हैं। किसकी टर्म्स में, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। और हमारी जो कंसंट्रेशन होती है बेसिकली आपको पता है वो क्या होता है, हमारी मोल पर लीटर होती है, जिसको हम मोलरिटी भी बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। तो देखिए हम एक जर्नल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे रिएक्टेंट है वो हमारा ए है, और रिएक्टेंट से हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक हमारा बी बन रहा है, एक हमारा सी बन रहा है। ठीक है, तो हम एक जर्नल इक्वेशन लेके चल रहे हैं जहां पे हमारा जो ए रिएक्टेंट है और ए रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, विच इज बी एंड सी। और यहाँ पे तीनों हमारे गैसियस फेज में है, रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में, प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में होगा तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा गैसियस फेज में होगा। तो चलिए यहाँ पे स्टडी करते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, आराम से समझ आ जाएगा, ध्यान से समझना। देखिए पीए, पीबी एंड पीसी आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी एंड सी। तो मान के चलिए जो ए गैस है, जो रिएक्टेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर पीए है, जो बी और सी प्रोडक्ट है उनके जो पार्शियल प्रेशर है वो पीबी एंड पीसी है। मैंने आपको भी बताया था ना, अगर रिएक्टेंट हमारे गैसियस स्टेट में होते हैं तो उनके पार्शियल प्रेशर को हम पीए, मतलब उनकी हम कंसंट्रेशन के टर्म्स से बात नहीं करते हैं, उनकी हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बात करते हैं। तो ए का पार्शियल प्रेशर पीए हो गया, बी का और सी का पीबी और पीसी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ एक्स एटीएम बी द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी and 1 mole each of B and C is being formed, the increase in pressure of B and C will also be x atmospheric। तो देखिए ये जो एटीएम है, एटीएम मतलब होता है एटमोस्फेरिक, जो प्रेशर होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं, एटीएम यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटीएम होता है वो यूनिट होता है प्रेशर की, जैसे बार होता है, पास्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेशर को किस में मेजर कर रहे हैं, एटीएम में, एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, देखिए ये हमारी रिएक्शन है, रिएक्टेंट हमारा ए है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बी और सी। तो जब हमारा टाइम जीरो था, जीरो मतलब जब हमारा इनिशियल टाइम था, तो उस टाइम आपको पता है सारे के सारे क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। ठीक है, अभी रिएक्शन हमारी शुरू नहीं हुई है, जब हमारा टाइम जीरो है तो सारा का सारा प्रेशर किसका है, यहाँ पे रिएक्टेंट का है। तो आप देख सकते हो कि जब टाइम हमारा जीरो है तो रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, पी आई है, और प्रोडक्ट अभी बने नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बने नहीं है तो प्रोडक्ट का प्रेशर कितना हो गया, 0 एटीएम और 0 एटीएम। क्योंकि जब प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे तो रिएक्टेंट कम होने लगेंगे। देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, और जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल कम हो रही है तो जितने भी प्रोडक्ट है उन सबकी कंसंट्रेशन 1 मोल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है, मैंने एक वर्ड बोला है, ऐसा नहीं होगा एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा, चाहे डी होगा, सबकी कंसंट्रेशन उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर की भाषा में बात कर रहे हैं, तो जब टाइम जीरो है तो ए रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो पी आई है, और बी और सी यहाँ पे अभी बने नहीं है तो उनका प्रेशर जीरो हो गया। उसके बाद देखिए किसी भी टी टाइम पे, तो अब हम किसी भी टी टाइम पे देख रहे हैं, अब मान के चलिए रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो x एटमोस्फेयर कम हो गया। x कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे रिएक्शन को आपने 10 सेकंड के बाद देखा तो 10 सेकंड के बाद आपका प्रेशर कम हो गया, कितना, 10 कम हो गया। स्टार्टिंग में 200 एटीएम था, फिर 10 कम हो गया, कितना हो गया, 190 एटीएम हो गया। ठीक है, तो टी टाइम पे प्रेशर कितना हो गया,
पी आई माइनस एक्स हो गया, ये आई मतलब इनिशियल प्रेशर होता है, तो पी आई माइनस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स एटीएम प्रेशर आपका कम हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, अगर रिएक्टेंट का प्रेशर कम हो रहा है तो प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर रिएक्टेंट का प्रेशर यहाँ पे एक्स कम हो गया तो दोनों प्रोडक्ट का जो प्रेशर है वो यहाँ पे एक्स एक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो सीधी सी बात है दोनों का प्रेशर बढ़ेगा। अगर यहाँ पे तीन प्रोडक्ट बनते तो तीनों का यहाँ पे प्रेशर हमारा इंक्रीज होता। तो ठीक है, रिएक्टेंट का टी टाइम के बाद हमारा जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो एक्स एटीएम कम हो गया और प्रोडक्ट का दोनों का एक्स एटीएम बढ़ गया। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे पी आई का मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर एट टी इक्वल टू जीरो। तो जब हमारा टाइम जीरो था उस टाइम जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर है पी आई। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूंगा टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना हो गया, अब आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट टी टाइम। तो देखिए टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना है, एक तो हमारा रिएक्टेंट का प्रेशर है विच इज पी आई माइनस एक्स, ठीक है, तो एक तो हमारा यहाँ पे क्या है पी आई माइनस एक्स, तो रिएक्टेंट का प्रेशर है, प्लस एक्स आपका, एक्स प्लस एक्स आपके प्रोडक्ट के प्रेशर है। आप देख सकते हो ना, प्रोडक्ट का प्रेशर एक्स और एक्स है और रिएक्टेंट का कितना है पी आई माइनस एक्स है। तो ये हमारा प्रेशर है किसी भी टी टाइम पे। अब यहां पे आप देख सकते हो, यू कैन इजिली सी, अब देखो ठीक है, तो एक एक्स से आपका एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पीटी कितना बचेगा, पीटी आपका बचेगा पी आई प्लस एक्स। पीटी मतलब प्रेशर किसी भी टी टाइम पे, टोटल प्रेशर टी टाइम पे जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। तो आपने जो टोटल प्रेशर निकाला पीटी, पीटी हमारा टोटल प्रेशर हो गया टी टाइम पे, वो हमारा कितना निकल के आ गया, हमारा पी आई प्लस एक्स निकल के आ गया। अब देखिए ये हमें एक्स निकालना हमारा मेन यहाँ पे पर्पस था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट एक्स कितना, पीटी माइनस पी आई। तो देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता चल गई, और x की वैल्यू पता चल गई तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो आपका x कितना निकल गया, हेयर यूर x इज पी टी माइनस पी आई। अब ये जो x की वैल्यू है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए का हमें प्रेशर बताइए। आप देख सकते हो टी टाइम पे जो ए हमारा रिएक्टेंट है उसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर कितना था पी आई माइनस एक्स। पी आई माइनस एक्स क्या है, आप देख सकते हो दिस इज पी आई माइनस एक्स। पी आई माइनस एक्स इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ओनली रिएक्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। रिएक्टेंट का प्रेशर टी टाइम पे कितना था, पी आई माइनस एक्स था, और अभी हम एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप यहां से क्या करोगे, पी आई माइनस एक्स की वैल्यू डाल दोगे, और एक्स हमारा कितना है, एक्स हमारा यहाँ पे पी टी माइनस पी आई, ठीक है। अब आप देख सकते हो पी आई और पी आई यहाँ पे आपके दो पी आई हो जाएंगे और माइनस का पी टी बचेगा। तो आपको यहां से प्रेशर मिल गया किसका, रिएक्टेंट का किसी भी टी टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, जो के की वैल्यू होती है कितनी होती है, के कितना होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग, और ऊपर क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि अब यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा। तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का पी आई हो गया, और टी टाइम में जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो कितना है, पी ए है हमारा। पी ए का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ए का मतलब क्या है, ए हमारा रिएक्टेंट है, तो पी ए का मतलब क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। तो टी टाइम पे मतलब किसी भी टी टाइम पे जो रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे पी ए है। तो के की वैल्यू क्या आ गई 2.303 अपॉन में टी लॉग। आपको पता है अगर हम लिक्विड स्टेट के लिए लेते हैं तो ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आती है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसी भी टी टाइम पे आती है। तो यहाँ पे इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट किसी भी टी टाइम पे विच इज पी ए। और पी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पी ए हमारा क्या है 2 माइनस पी टी। फाइनली आप यहाँ डाल दोगे तो ये आपकी यहाँ पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकल जाएगी फॉर दिस जनरल रिएक्शन ए गोज टू बी प्लस सी। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, हमने माना था कि टी जब टाइम हमारा जीरो था, तो जब टाइम जीरो होगा तो सारा का सारा प्रेशर किसका होगा, रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर जीरो होगा। और किसी भी टी टाइम पे रिएक्टेंट का प्रेशर एक्स कम हो गया, और जितना रिएक्टेंट का कम होगा उतना प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो दोनों का एक्स एक्स बढ़ गया। हमने फिर एक्स कैलकुलेट कर लिया और वहां से हमें पी ए पता चल गया। पी ए का मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, टी टाइम पे कितना प्रेशर होगा रिएक्टेंट का, उसी को हम पी ए से डिनोट कर रहे हैं। एंड फाइनली हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू में डाल दिया। इट्स सो इजी, कोई डाउट होता है बाद में पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। चलिए, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए N2O5 यानी कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एक गैस है, उसका यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन किया है। थर्मल का मतलब होता है हीट की वजह से, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे N2O5 का डिकम्पोजिशन किया है और डिकम्पोज करके यहाँ पे देखो N2O4 बन गया और हमारा ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गई। आप देख सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारे गैसियस फेज में है, तो इसीलिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, जब हमारा टाइम जीरो है, जीरो जब टाइम है तो टोटल प्रेशर हमारा 0.5 है। ध्यान से एक चीज समझना, ये टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मिला के दे रखा है, यहाँ पे ओनली रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं दे रखा। तो जब टाइम जीरो है तो टोटल प्रेशर 0.5 है, और जब टाइम 100 सेकंड है तो टोटल प्रेशर 0.512 है। ठीक है, टोटल मतलब रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर मिला के कितना है 100, सॉरी दोनों का प्रेशर मिला के कितना है 0.512। कब? जब टाइम हमारा 100 सेकंड हो गया तो कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन यहाँ पे क्या है, N2O5 का डिकम्पोजिशन है। तो जैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन शुरू होता है तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो होता है तो यहाँ पे टोटल प्रेशर तो 0.5 होता है। अब आप एक बात सोचिए, ये टोटल प्रेशर स्टार्टिंग में किसका है? सीधी सी बात है रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बनते ही नहीं है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो जब हमारा टाइम जीरो है, व्हेन t इक्वल टू जीरो, तो N2O5 का जो प्रेशर होगा वो 0.5 होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का ही होता है, प्रोडक्ट का 0 होता है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो बनने शुरू ही नहीं हुए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं जब टाइम 100 सेकंड है। देखिए जब हमारा टाइम 100 सेकंड है, जिसे इन्होंने बोल दिया किसी भी टी टाइम पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखिए हमारे यहाँ पे रिएक्शन थी, क्या थी, 2N2O5, और इससे हमारा क्या बन रहा था, इससे हमारा बन रहा था 2N2O4 और प्लस में ऑक्सीजन। देखिए ये हमारे यहाँ पे रिएक्शन थी, आप देख सकते हो 2N2O4 प्लस O2। अब इस रिएक्शन में ये यहाँ पे जो सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 2 और 1, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमने रिएक्शन पढ़ी थी A गोज टू B प्लस सी, अभी जो हमने पिछली रिएक्शन पढ़ी थी A गोज टू B प्लस सी, यहाँ पे सबके सामने 1 1 1 है। मतलब जब एक मोल A का डिकम्पोज होगा तो B और C दोनों के एक एक मोल बनेंगे। ये रिएक्शन क्या बता रही है, जब A रिएक्टेंट का 1 मोल डिकम्पोज होगा तो B और C प्रोडक्ट के 1 1 मोल यहाँ पे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो N2O5 है इसके 2 मोल हैं, मतलब जब N2O5 के 2 मोल डिकम्पोज होंगे तो यहां से N2O4 के 2 मोल बनेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का ओनली 1 मोल बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिएक्शन के सैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट से समझनी है, कि जब यहाँ पे N2O5 के 2 मोल डिकम्पोज होंगे, 2 मोल यहाँ पे डिकम्पोज होंगे, तब यहाँ पे N2O4 के तो 2 बनेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने 1 मोल हैं। कहने की बात क्या है, अगर N2O5 के 2x यहाँ पे, अगर N2O5 है उसका 2x प्रेशर कम होगा तो N2O4 का तो 2x प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन O2 का ओनली x बढ़ेगा, क्योंकि इसके 1 मोल है ओनली। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा N2O5 का 2x कम होता है प्रेशर 2x, तो N2O4 का तो 2x बढ़ेगा क्योंकि उसके 2 मोल है, लेकिन O2 का ओनली x बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसके ओनली 1 मोल है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बहुत आसान हो जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपको समझनी। तो हम मानते हैं किसी भी टी टाइम पे N2O4 के 2x प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारा टाइम t हो गया तो N2O5 है जो हमारा, उसका जो प्रेशर है वो कितना कम हो रहा है, वो 2x कम हो रहा है, और जितना इसका कम होगा 2x इसका कम हो रहा है तो N2O4 का तो 2x बढ़ेगा और O2 का ओनली x बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है सैचुरेटेड कॉफिशिएंट। अब देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं टी टाइम पे टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टी टाइम पे टोटल कितना होगा, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, यानी कि 0.5 माइनस का 2x प्लस 2x प्लस x, दिस इज द टोटल प्रेशर। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.5 प्लस x मिल जाएगा। और अगर आप गौर करो तो जब जो मैंने आपको अभी A गोज टू B प्लस सी बताया था, वहां पे हमने x निकाला था, और यहाँ पे भी हमारा फाइनली x मिल गया, और x हमारा कितना मिल गया, PT माइनस 0.5। अब ये PT क्या है, ये PT आपने समझा, ये PT यहाँ पे जो हमारा है देखो x इक्वल टू पी आई, हमारे यहाँ पे कितना निकल गया, x इक्वल टू PT माइनस 0.5। अब ये जो आपका PT है ये आपका
टोटल प्रेशर है टी टाइम पे, मतलब जब हमारा टाइम टी है तो उस टाइम पे जो टोटल प्रेशर है और वो आपको गिवन है 0.512। 0.512 आपका क्या है, टोटल प्रेशर है जो यहाँ पे आपको गिवन है। तो अब देखिए, तो हमें यहाँ पे एक्स मिल गया। एक्स मिलने के बाद हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है N2O5, किसी भी टी टाइम पे कितना हो जाएगा आप देख सकते हो। रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है टी टाइम पे, 0.5 माइनस का 2x, ये है। और जो आपने यहाँ पे x निकाला है विच इज pt माइनस 0.5, उस x की वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दोगे x की जगह, और फाइनली आपका कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू डालने के बाद 1.5 माइनस का 2pt। तो देखिए 1.5 माइनस का 2pt आपको मिल जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए वैल्यू डालने के बाद फाइनली आपको जो मिला है यहाँ पे, सो यू कैन सी आपको PN2O5 मिला है 1.5 माइनस 2pt। तो देखिए 1.5 माइनस 2pt, दिस इज योर प्रेशर ऑफ N2O5 किसी भी टी टाइम पे, ठीक है, 100 सेकंड बाद। तो बस आपको ये निकालना था। अब आपको फॉर्मूला लगाना है K इक्वल टू 2.303। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो K की वैल्यू हो जाएगी डेट इज इक्वल टू 2.303। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, 2.303 अपॉन टी लॉग PI अपॉन PA। PI मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, PA मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर किसी भी टी टाइम पे, और यहां पे वो टी टाइम 100 सेकंड गिवन है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, टी की जगह 100 डाल दोगे आप, 100 सेकंड, LOG लॉग आ गया हमारा जिसका बेस E है यहाँ पे। PI मतलब आपका इनिशियल प्रेशर है जो आपको 0.5 दे रखा है, और PA मतलब प्रेशर N2O5 का जो आप निकाल चुके हो 0.476, वो यहाँ पे आप डाल दोगे, सिंपली डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, हमें x निकालना है, और उससे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि यहाँ पे 2x कम हो रहे तो 2x इसके बढ़ेंगे, लेकिन इसके x बढ़ेंगे, वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको रिएक्शन को देख के पता लगेगा। तो हर रिएक्शन में आपको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखना है, तब आपको यहाँ पे पता लगेगा कि टी टाइम पे अगर इसके इतने कम हो रहे हैं तो बाकियों के कितने बढ़ेंगे। और आपको x मिल गया, तो फिर आपको रिएक्टेंट का प्रेशर लिखना है किसी भी टी टाइम पे, जो कि यहाँ पे कितना है 0.5 माइनस 2x है। x आपका निकल चुका है, x आप डाल दोगे, और x डालने के बाद pt आपको क्वेश्चन में गिवन है, टोटल प्रेशर 0.512, आप देख सकते हो 0.512 यहाँ पे आपको गिवन है टोटल प्रेशर, यानी कि pt की वैल्यू तो आपको गिवन है। तो आपका जो यहाँ पे pt की जगह आप 0.512 डाल दोगे, माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा, और फाइनली इक्वेशन में डाल दोगे, यू विल गेट द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट मेन क्या था समझना, जो 2x वाला था बस। चलिए अब हम पढ़ते हैं, देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखिए कुछ ऐसी रिएक्शन होती है विच सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर बट एक्चुअली दे आर फर्स्ट ऑर्डर। मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो लगता है कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन वो रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह होती हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। असल में होती फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन लगता है वो सेकंड ऑर्डर है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, देखिए यहां पे आप देख सकते हो, यहां आपको एक रिएक्टेंट दिया गया है जो कि आपका इथाइल एसीटेट है। ये जो आपका रिएक्टेंट है यहाँ पे CH3COOC2H5, ये आपका इथाइल एसीटेट है, और यहाँ पे हमने इसको वाटर में डाल दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, पानी में डाल के इसको तोड़ दिया, और जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो आप देख सकते हो एक तो एसिटिक एसिड बन गया, एक हमारा एल्कोहल मतलब इथानॉल बन गया, ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। अब देखने से क्या लग रहा है यहाँ पे कि रिएक्टेंट की जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ इथाइल एसीटेट एंड वाटर। तो देखने से तो ये लग रहा है कि यहाँ पे जो रेट है, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो यहां से पता तो लग रहा है देख के कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किसकी कंसंट्रेशन पे, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन और वाटर दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है जो रेट है। लेकिन असल में होता क्या है, यहां पे जो रेट है वो हमारा इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, क्योंकि देखिए जिस भी रिएक्शन में हम वाटर को लेते हैं, जिस भी रिएक्शन में हमारा जो वाटर होता है, रिएक्टेंट में वाटर होता है, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, इसी रिएक्शन का एग्जांपल से हम समझते हैं, यू कैन सी। तो जब यहां पे हमारा टाइम जीरो है, आप देख सकते हो कि जब हमारा यहाँ पे टाइम जीरो है, तो हमारा इथाइल एसीटेट है, उसके कितने मोल्स हैं यहाँ पे 0.01 मोल है, और वाटर के कितने मोल हैं, वाटर के 10 मोल हैं। देखिए जब भी आप किसी रिएक्टेंट को वाटर में डालते हो तो वाटर हमेशा हमारा एक्सेस में होता है, वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है, तो वाटर के यहाँ पे 10 मोल्स हैं,
और इथाइल एसीटेट के जस्ट 0.01 मोल है। और जब ये आपस में दोनों मिले तो देखिए जब जीरो टाइम है तो प्रोडक्ट तो हमारे 0 बनेंगे, लेकिन जब हमारा टाइम टी हो गया तो टी टाइम पे देखो इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन 0 हो गई, ठीक है, और वाटर की कंसंट्रेशन कितनी कम हुई, 0.1 कम हुई है। आप ध्यान से एक चीज समझना, वाटर की इनिशियल कंसंट्रेशन थी 10 मोल और रिएक्शन होने के बाद वाटर की कंसंट्रेशन होगी 9.9। तो यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, नेग्लिजिबल फर्क पड़ा है। मतलब स्टार्टिंग में वाटर के 10 मोल्स थे, रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गए और तब वाटर के जो मोल्स हैं वो ओनली 0.1 कम हुए। तो 10 और 9.9 में कोई खास अंतर नहीं होता। तो कहने की बात क्या है कि जिन रिएक्शंस में हमारा वाटर होता है रिएक्टेंट, तो वहां पे वाटर हमेशा एक्सेस होता है, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है, वो हमारी चेंज नहीं होती है। तो रेट होगा जो रिएक्शन का वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन में यहाँ पे देखो हमारा इथाइल एसीटेट है, उसके कितने मोल्स हैं, 0.01 मोल है। वाटर के कितने मोल है, 10 मोल है। आप देख सकते हो 10 मोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि पानी हमेशा हम एक्सेस में लेते हैं तो यहाँ पे वाटर के 10 मोल है और प्रोडक्ट हमारे 0 है। लेकिन किसी भी टी टाइम पे जब हमारी रिएक्शन हो रही है किसी टी टाइम पे, वहां पे हमारे इथाइल एसीटेट के 0 मोल हो गए और हमारे प्रोडक्ट के कितने हो गए, जितने इसके कम होंगे, तो 0.01 और 0.01, तो हमारे प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे और प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ गए। लेकिन वाटर के जो यहाँ पे मोल्स हैं वो हमारे 0.1 कम हुए हैं। मतलब स्टार्टिंग में 10 मोल्स थे, रिएक्शन होने के बाद 9.9 है, तो वाटर की कंसंट्रेशन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, बहुत ही कम चेंज हुआ है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो रेट होगा वो वाटर की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, ओनली इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस रिएक्शन में जो हमारा रेट होगा, सो रेट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के डैश। देखिए मैं के डैश क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। मैं हर जगह हम के यूज करते हैं बट मैंने यहाँ पे के डैश लिखा है। और आपको पता है कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन इथाइल एसीटेट की, C2H5COO C2H3 जो भी है हमारा, और साथ में कंसंट्रेशन किसकी, वाटर की, H2O की। और आपको पता है अभी मैंने बताया था वाटर की कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट होती है, ये तो चेंज ही नहीं होती। तो अगर देखो के डैश यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, वाटर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो अब हमने उसका नाम के रख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में के डैश नाम क्यों रखा, ताकि वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके हम इसको के नाम दे सकें। अगर वहां पे के दे देते तो के को वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके हमें के डैश नाम देना होता, जिसे प्रॉब्लम होती क्योंकि हम हर जगह के यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा जो फाइनल रेट है, तो रेट कितना हो गया, रेट इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन किसकी, यहाँ पे जो भी आपका इथाइल एसीटेट है, जो भी है C2H5CO जो भी आपका रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे जो आपका रेट होगा वो ओनली किस पे डिपेंड करेगा, ओनली यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बेशक आपका वाटर भी रिएक्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वाटर के जो मोल्स होते हैं वो बहुत ही एक्सेस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो रिएक्शन में उनका कोई खासा फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ओनली किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। सो इस रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होगा, अगर आपसे कोई बोलेगा रेट क्या होगा, तो आपको यहाँ पे जो रेट है वो आप कैसे लिखोगे, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट के, और साथ में कंसंट्रेशन किसकी, ओनली इथाइल एसीटेट की, CH3COO C2H5। तो यहाँ पे जो रेट है ओनली इस इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये जो आपका यहाँ पे इथाइल एसीटेट है इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पे के क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो कितनी है, के इक्वल टू के डैश और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय के डैश विच इज इक्वल टू के। अब किसी क्वेश्चन में हमें के निकालना हो तो क्या करेंगे हम, या किसी क्वेश्चन में के डैश निकालना हो तो इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो रिएक्शन क्यों है, अच्छा एक चीज और, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, सूडो का मतलब क्या होता है, जो लगता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। ये रिएक्शन देखने में तो लग रही थी ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी, लेकिन रियलिटी में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो इसलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सूडो मतलब जो लगती नहीं है लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, सूडो मतलब जो असल में नहीं होता लेकिन होता है मतलब। उसके बाद देखो
अगली चीज यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका केन शुगर है C12H22O11। यहाँ पे हमने इसका वाटर में इन्वर्जन कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। तो यहाँ पे भी अगर आप इसका रेट लिखोगे तो आपका जो रेट होगा वो ओनली डिपेंड करेगा किसकी कंसेंट्रेशन पे, ओनली केन शुगर की कंसेंट्रेशन विच इज C12H22O11। यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। Hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide। तो देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करके किसी को तोड़ना। सॉरी। तो यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? मिथाइल एसीटेट का कर रहे हैं। ठीक है, मिथाइल एसीटेट हमारा क्या होता है? CH3COOCH3। तो ये आपका मिथाइल एसीटेट होता है। तो यहाँ पे हम मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और हाइड्रोलाइसिस करके जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे एसिटिक एसिड यहाँ पे बन रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए टाइम पर मिनट, तो जब हमारा टाइम 0 मिनट था तो कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.8500। जैसे हमारा टाइम 30 मिनट हुआ तो कंसंट्रेशन हमारी इतनी कम हो गई, 60 मिनट हुआ इतनी कम हो गई, फिर इतनी कम हो गई। तो ये टेबल हमें दे रखी है, हमारा जो रिएक्टेंट है विच इज मिथाइल एसीटेट, उसकी कंसंट्रेशन दिखा रखी है टाइम के साथ कैसे कैसे कम हो रही है। तो हमें क्या, देखो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या शो करना है? शो डेट इट फॉलोज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें ये शो करना है कि ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे, सॉरी यहाँ पे जो रेट है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली यहाँ पे मिथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो रेट होगा। हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। और यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट है, 55 मोल पर लीटर है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो पूरी रिएक्शन में वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है? 55 मोल पर लीटर, जो चेंज नहीं हो रही है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वैल्यू ऑफ के डैश, तो हमें के डैश की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है के डैश की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे? के डैश किसके इक्वल होता है? के डैश होता है आपका K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो H2O की कंसंट्रेशन तो सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 55 मोल पर लीटर। तो ये तो 55 मोल पर लीटर हमें दे दी है, लेकिन हमें यहाँ पे K निकालना है, और K निकल गया तो के डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब K कैसे निकलेगा? K हमारा रेट कांस्टेंट है, और K को कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको पता है K इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना होता है? 0.303 अपॉन में K इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज R0 अपॉन कंसंट्रेशन किसी भी T टाइम पे विच इज R। तो बहुत इजी हो गया। अब आप यहां पे दे सकते हो इस टेबल में, देखो हमारा जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन 0.8500 है। जैसे हमारा टाइम 30 सेकंड हुआ कंसंट्रेशन इतनी हो गई। अब यहां से आप K की वैल्यू कैसे निकालोगे? सो K कितना हो गया आपका? 2.303 अपॉन में टाइम। तो जैसे ही टाइम 30 मिनट बढ़ा तो टाइम कितना ले लोगे? 30 ले लोगे। यहाँ पे लॉग के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन आता है जो कितनी है? 0. तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप डाल दोगे यहाँ पे 0.8500 जो भी आपकी है, अपॉन में 0. कंसंट्रेशन कितनी है? 0.8004 किसी भी T टाइम पे जो कंसंट्रेशन है। यहां से K की वैल्यू निकल जाएगी, डिवाइड करके सोल्व करके इन्होंने निकाल रखा है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने फिर क्या काम करा, उसके बाद इन्होंने अगली वैल्यू को ले लिया। देखो फिर इन्होंने K की वैल्यू कैसे निकाली? अगेन K इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम। फिर जब 30 मिनट से 60 मिनट टाइम हुआ तो कितने का डिफरेंस आया? अगेन 60 माइनस 30 का डिफरेंस आया। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर आप किसको लोगे? इसको लोगे, क्योंकि 30 मिनट पे कंसंट्रेशन इतनी थी और 60 मिनट बाद कंसंट्रेशन इतनी हो गई। तो अब आप लॉग ले लोगे इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपकी यहाँ पे 0.8004 हो गई, अपॉन में 60 मिनट में कंसंट्रेशन कितनी हो गई? यहाँ पे 0.7538 हो गई। इसको डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगेन इन्होंने फिर क्या काम करा? इन्होंने अगले 2 टाइम को ले लिया। अगले 2 टाइम का मतलब क्या है? अब इन्होंने इनिशियल टाइम 60 ले लिया, फाइनल टाइम 90 ले लिया। तो फिर इन्होंने K की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली? K इक्वल टू 2.303 अपॉन में 90 माइनस 60 करोगे तब भी 30 आ जाएगा। LOG लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अब कितनी है? 60 मिनट पे इतनी है। अब यहाँ पे इन्होंने डाल दिया 0.7538 जो भी आपका है, अपॉन में 0.7096, और देखो यहाँ पे भी K की वैल्यू निकल गई।
तो तीनों केसेस में के की वैल्यू आपकी सेम आई है, 2.004, 2.002, 2.005 लगभग सेम है ना, 2.00, ये लास्ट में थर्ड डिजिट आपकी थोड़ी चेंज है, तो कह सकते हो यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.002 है। तीनों केसेस में आपकी के की वैल्यू सेम आई है, ठीक है। तो आप ले सकते हो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी ले सकते हो, तो यहाँ पे आपकी जो के की वैल्यू निकल के आ गई फाइनली, व्हाट यू गेट, यहाँ पे आपका के आ गया 2.004, इन तीनों का एवरेज ले लोगे 2.004 इंटू 10⁻³ ये आपकी के की वैल्यू आ गई। तो देखिए यहाँ पे आपकी के की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, सो फॉर दिस रिएक्शन 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये आपकी के की वैल्यू आ गई। और आपका के डैश कितना था यहाँ पे, आपका के डैश था यहाँ पे के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कितनी है 55 मोल पर लीटर, मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो जो भी है 2.004 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे आपका के डैश निकल जाएगा। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो निकल के आ गया दिस मच निकल के आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आपका जो के डैश वगैरह आपको निकालना था आप देख सकते हो इस रिएक्शन में, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश, वो यहाँ पे आपका आसानी से निकल गया क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन हमें इनिशियली गिवन थी। और ये रिएक्शन भी यहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हो वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है विच इज 55 मोल पर लीटर। तो अगर किसी रिएक्शन में वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है या फिर आपको पता है वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उस रिएक्शन में रेट जो होता है वो वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसी रिएक्शन हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है बिकॉज हेयर वी विल टेक द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एज कांस्टेंट, ठीक है। और एक बार हमने वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लिया तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स को फॉलो करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करके हम के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकल गई तो वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आपका के डैश निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक है एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन रिएक्शन, जिसमें अरहेनियस इक्वेशन आती है, और तो ये वाला जो टॉपिक है ये सीबीएसई ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2020-2021 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो वो टॉपिक हम नहीं करेंगे। तो फाइनली आपका केमिकल काइनेटिक्स यहीं तक है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।